आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री LM सिद्दीकी जी, महासचिव NMDC सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ जो है वो कर रहे हैं। और बहुत सौभाग्य की बात है कि वरिष्ठ डॉक्टर लाडीकर आर्थोपेडिशियन आज हम लोगों को संबोधित करेंगे। मैं सभी से उम्मीद करूंगा कि बहुत ध्यान पूर्वक उनकी बातें सुने और उनका जो अनुभव है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। और मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि आपके उद्बोधन के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा लोगों को चांस दिया है कि वो आपसे प्रश्न उत्तर ले सके। तो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री LM सिद्दीकी जी कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सिद्दीकी जी के बारे में आप उनका परिचय दें। श्री लालचंद जैन। थैंक यू। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे संघ के उपाध्यक्ष, हमारे महासंघ के उपाध्यक्ष श्री LM सिद्दीकी जी रायपुर करेंगे, जो कि NMDC रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने EPS 95 के लिए बहुत संघर्ष किया है, बहुत आंदोलन किया है और बहुत कर्मचारियों को फायदा भी पहुंचाया है। वे वर्तमान में EPS 95 स्ट्रगल कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी राज्य के अध्यक्ष है। इसके अतिरिक्त ऑल इंडिया बॉडी के सक्रिय कार्यकर्ता भी है, साथ जनरल सेक्रेटरी भी है। मैं श्री LM सिद्दीकी जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करें, जिसके मुख्य वक्ता डॉक्टर लाडीकर बिलासपुर है, जो आर्थोपेडिशियन है, अस्थिरों के बारे में आपको विशेष जानकारी देंगे। श्री LM सिद्दीकी जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता का प्रारंभ करें। श्री सिद्दीकी जी सादर आमंत्रित है। श्री देवरस साहब, अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक महासंघ छत्तीसगढ़ राज्य, श्री लालचंद जैन जी महासचिव वरिष्ठ नागरिक महासंघ और अन्य सभी उपस्थित आदरणीय सदस्यगण, मैं शुरुआत में ही धन्यवाद देना चाहता हूं वरिष्ठ नागरिक महासंघ को कि आज के आयोजन की अध्यक्षता के लिए उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया है। मेरा परिचय तो उन्होंने लालचंद जैन जी ने दे ही दिया है। मैं सबका सम्मान भी करता हूं, सबका स्वागत भी कर रहा हूं, लेकिन विशेष तौर पर डॉक्टर लाडीकर का हार्दिक स्वागत भी यहाँ पर करना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों काम करते हैं समाज के लिए, लेकिन इस उम्र में 75 साल के उम्र में डॉक्टर लाडीकर जो काम कर रहे हैं और जो हमारे मार्गदर्शन के लिए और समाज की सेवा में कंट्रीब्यूशन के लिए जो यहाँ पर आज आए हुए हैं, वो वाकई बहुत ही काबिले तारीफ है, अत्यंत प्रशंसनीय है। ये वरिष्ठ सर्जन है उसमें, और आज आप सबसे मुखातिब हैं और बहुत सारी बातें आपसे करेंगे। और वृद्धावस्था में खास तौर से अस्थि रोगों का जो है बहुत ज्यादा आक्रमण होता है। हड्डियों के जोड़ों से लोग लगातार परेशान रहते हैं, उनके दर्द से परेशान होते हैं। तो आज ये हमें हड्डियों से संबंधित व्याधियों, सावधानियां और बीमारी के लक्षणों के विषय में बताएंगे। मैं डॉक्टर लाडीकर का पुनः स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि अपना महत्वपूर्ण व्याख्यान प्रारंभ करेंगे। जिन आदरणीय सदस्यों को उनसे कुछ पूछना होगा, कोई जिज्ञासा होगी, तो उनके व्याख्यान के बाद में वो उससे पूछ पाएंगे। और शुरू में लालचंद जैन जी ने जो मेरा परिचय दिया था कि पेंशन वगैरह के बारे में जो भी कुछ चल रहा है और उसको हम लोग देखते हैं, तो अगर उस विषय में भी अंत में अगर समय होगा और कोई कुछ जानना चाहेंगे तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ और उनको हम लोग अपने तरफ से सेटिस्फाई करने का कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर लाडीकर। थैंक यू सिद्दीकी साहब, थैंक यू। मैं चाहूंगा कि इतनी बहुमूल्य हस्ती जो हमारे बीच में है, आदरणीय देवरस साहब, कृपया डॉक्टर साहब का परिचय दें और उसके बाद हम लोग डॉक्टर साहब को सुनेंगे। देवरस सर। आज के छत्तीसगढ़ वरिष्ठ नागरिक कॉन्फेडरेशन की 24वीं साप्ताहिक बैठक में उपस्थित सभी जिज्ञासियों का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। खास करके आज के प्रमुख वक्ता डॉक्टर प्रकाश लाडीकर और उदीपी बेंगलोर से सदा हमारे साथ जुड़ती और हमें हमारा हौसला बढ़ाती श्रीमती पद्मा किनी का मैं आभारी हूं, स्वागत करता हूं। परसों से
एक वर्षों का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है हमारे राष्ट्र के लिए, जिस दिन गुड़ी पाड़वा, उगादी, वैसाखी, चेट्री चंड आदि नवीन वर्ष की शुरुआत होने वाली है। और इस नवीन वर्ष के शुरुआत के मौके पर मैं सभी वरिष्ठ जनों को, उनके परिवारजनों को, उनके बच्चों को नए वर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। नए वर्ष में परमपिता से प्रार्थना करता हूं कि यह जो महामारी कोरोना के रूप में हम लोगों को तंग कर रही है और खास करके अभी यह अपने चरम सीमा पर पहुंचने वाली है, भगवान इसे समेट ले, ऊपर वाला हम पर मेहरबान हो और हमें आसानी से सुख से जीने दें। यह महीना, अप्रैल का महीना, हमने स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए ही रिजर्व किया हुआ है। डॉक्टर लाडीकर हमारे बचपन से परिचित रहे हैं। इन्होंने न सिर्फ हमें बल्कि हमारी माता जी को भी उनको इतने ट्रीटमेंट दिए हैं कि हमारी माँ कभी भी कुछ थोड़ी सी तकलीफ होती थी तो बस वो सीधे बोलती थी, डॉक्टर लाडीकर कड़े चला। और उस समय वैसा एक संबंध बन गया था पारिवारिक। और मैंने सोचा कि इनके ज्ञान और इनके अनुभव का लाभ हम छत्तीसगढ़ के हमारे जितने भी संगठन हैं उनके सदस्यों को पहुंचा सकें। और इसलिए मैंने उनसे निवेदन किया कि वे हमें 1 घंटे का समय दें। डॉक्टर लाडीकर बिलासपुर में मेन मार्केट में राजीव प्लाजा के पास में लाडीकर हॉस्पिटल के नाम से पिछले अनेक वर्षों से अस्थि रोगों के लिए जन सेवा करते आ रहे हैं। उनके हाथ लगाने मात्र से हड्डियां जुड़ जाती हैं, ऐसा लोगों का कहना रहता है। ये लाडीकर साहब अगर हाथ लगा देंगे, खींच देंगे तो जुड़ जाएगी। तो वैसी प्रतिभा के धनी आज हमारे बीच हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं कि अगर यदि आपके पास में किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा है तो वे अवश्य उसे रखें और उसका समुचित उत्तर और समुचित समाधान प्राप्त करें। मैं पुनः डॉक्टर लाडीकर जी का स्वागत करूंगा। मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि क्या अपने ज्ञान की गंगा से 2 बूंद हमारे जो सहभागी हैं उनको देंगे। डॉक्टर लाडीकर प्लीज। नमस्कार। नमस्कार। माननीय सम्माननीय अध्यक्ष महोदय एवं अति सम्माननीय व माननीय मेरे वरिष्ठ जन, मेरा नमस्कार स्वीकार करें, मेरा प्रणाम भी स्वीकार करें। सर सभी की ओर से नमस्कार। मैं आपके सम्मुख आकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि आज मुझे मेरे वरिष्ठ जन एक साथ कई विषयों के बारे में पूछताछ करेंगे, मेरे विषय के बारे में मुझसे पूछेंगे। इसके लिए मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज मैं अस्थि रोगों के बारे में, वो भी वरिष्ठ जनों के अस्थि रोगों के बारे में कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। सबसे प्रथम तो एक बात यह है कि वरिष्ठ जन अर्थात हम लोगों का यह सबसे गोल्डन एरा होता है। पूरे जीवन में सबसे अच्छा समय जो होता है वरिष्ठ जनों का होता है, क्योंकि इस वक्त चिंताएं हो जाती है और हम जब चाहे तो अपने मुताबिक ही अपनी अवस्था को ढालकर अपने को सुदृढ़ बना सकते हैं। अब वरिष्ठ जनों के बीच में जो अस्थि रोगों की जो बीमारियां आती है उसको मैं 3 तरह में विभाजित करना चाहूंगा। पहला तो अस्थि रोग अर्थात रोग हड्डियों के बारे में। दूसरा होता है संधि जो रोग है वो जोड़ों के बारे में, और तीसरा होता है नसों के बारे में रोग। तो मैं खासकर अस्थि रोग और संधि रोगों के बारे में आज आपको कुछ बताऊंगा, और उसमें कुछ भी आपको पूछना हो तो मुझे उसके मुताबिक आप मुझसे विचार कर सकते हैं। एक चीज और बता दूं कि मेरी हिंदी जरा कमजोर है
और बोलते वक्त हो सकता है मैं कभी लड़खड़ा जाऊं, तो उसके लिए मैं अभी से ही माफी मांग लेता हूं। नहीं आज सर, मैं बढ़िया बोल रहे हैं आप, बहुत अच्छा। आज मैं अपना वक्तव्य शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं अस्थि रोगों के बारे में बताऊं कि वरिष्ठ जनों में अस्थि रोग, क्योंकि इस उम्र में आते आते हम लोग काफी परिपक्व हो जाते हैं, तो अस्थियों के रोग बहुत ही कम होते हैं। सिर्फ वही होते हैं जो क्रॉनिक होते हैं, अर्थात जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, जो किसी और से दिया हुआ रोग है। तो ट्यूबरकुलोसिस बोन होता है, बोन टीबी होता है, पर वो किसी और के साथ संपर्क में आने से होता है। दूसरा होता है कैंसर। कैंसर ऐसा रोग है जो खासकर वरिष्ठ जनों को प्रोस्टेट की बीमारी होने के बाद उसका सेकेंडरी प्रॉब्लम होता है और उसको अस्थि रोग, अस्थि में चला जाता है और अस्थि में कैंसर हो सकता है। ये बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिसके लिए आपको डॉक्टर से ही सलाह लेनी पड़ती है। परंतु बाकी बीमारियां जो है इस वरिष्ठ जन के लिए कोई भी तकलीफ देह नहीं होती। बाकी अब आप इस मामले में अपने शरीर को इस उम्र तक आते आते काफी परिपक्व कर चुके हैं। तो अस्थि रोगों के बाद इसमें दूसरा चीज होता है कि अस्थि की कमजोरियां, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अस्थि की कमजोरियां वरिष्ठ जनों में शुरू हो जाती है। उसका मुख्य कारण होता है हमारा जो शरीर का जो जल तंत्र है उसका ह्रास होना। होता क्या है कि इस अवस्था में शरीर धीरे धीरे शिथिल होने लग जाता है और मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाता है। उसका मुख्य कारण होता है कि हमारे शरीर में पानी की जो मात्रा है, रोकने की मात्रा वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और उसका मुख्य कारण ये भी होता है कि हमारे इस अवस्था में आते आते हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। तो ये ग्रंथियों के कार्य कमजोर पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से शरीर में पानी का संचलन करना कमजोर पड़ जाता है और उसको कमजोर पड़ने की वजह से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, चमड़ियों में रिंकल आने लग जाते हैं और धीरे धीरे हड्डियों के अंदर भी पानी की मात्रा कम होने की वजह से हड्डियां भी सख्त होने लगती है और ऐसी सख्त हड्डियों में कभी कभी कैल्शियम का डिपॉजिट कम होने लग जाता है और उसकी वजह से हमारी हड्डियां हमें विरल दिखने लग जाती है। एक्सरे में देखते हैं तो उसमें बहुत ही काली काली कमजोर दिखते थे। उसका मेन कारण ये है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस ये ऐसी एक अवस्था है जो इस अवस्था में वरिष्ठ जनों को होती है और ये कोई बीमारी नहीं है। ये बीमारी नहीं है, ये उम्र के साथ होने वाली अवस्था है जो हार्मोन्स की वजह से होती है और उसको हमको स्टिमुलेट करने से हम अपने आप को सक्षम रख सकते हैं। स्टिमुलेट करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हमारी मांसपेशियों को तनाव दे, अर्थात हम मांसपेशियों को एक्सरसाइज कराएं। मांसपेशियों को हम एक्सरसाइज कराते हैं तो उसमें जो खिंचाव और ढीलापन आता है उसकी वजह से मांसपेशियों में पानी की रोकने की क्षमता बढ़ जाती है और उससे मांसपेशियों से हड्डियां भी पानी लेती है और अस्थियों में भी कड़कपना आना कम हो जाता है, लचीलापन बढ़ने लग जाता है। इसीलिए सबसे पहला इलाज ऑस्टियोपोरोसिस का एक्सरसाइज होता है। एक्सरसाइज के लिए भी मैं आपको यही बताऊंगा कि इस अवस्था में, वरिष्ठ जनों की अवस्था में एक्सरसाइज के लिए कोई भी समय नहीं होता है। जब आपको समय मिले आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज के तरीके होते हैं, एक तो बहुत रिगरस एक्सरसाइज बोलते हैं, कुछ ज्यादा कसरत होती है, परंतु वो वरिष्ठ इस अवस्था में नहीं हो सकती। इसलिए हल्की कसरतें प्रत्येक जोड़ की होनी चाहिए। ये नहीं कि घुटने में तकलीफ है तो आपने सिर्फ घुटने की कसरत की, कमर में तकलीफ है तो सिर्फ कमर की कसरत की, या गर्दन में तकलीफ है तो फिर गर्दन की कसरत की या आराम दिया, ऐसा नहीं। हमारे शरीर में काफी जोड़ है, अंगूठे से लेकर तो आंख और कान तक के जो अस्थियां है और उसमें भी जोड़ है, तो उन सब मांसपेशियों की और अस्थियों और जोड़ों की एक्सरसाइज होनी चाहिए, रोज होनी चाहिए। उसके लिए मैंने एक शेड्यूल वैसा अपना स्वतः के लिए बनाया है। कभी मेरे को मौका मिलेगा तो मैं उसका एक सीडी बनाऊंगा और आप लोगों को मैं बाद में दूंगा। अभी तो मैं उसको उसका पोजीशन में लगा हुआ, जो कि आप बैठे बैठे ही सब जोड़ों की कसरत कर सकते हैं, क्योंकि वरिष्ठ जनों को ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकते और खड़े रह के कसरत करना बड़ा बहुत ही त्रासदायक होता है इस अवस्था में। मेरी भी वही अवस्था है, तो इसीलिए मैंने अपने ये निकाले है। उसके लिए मैं आपको एक सीडी बनाऊंगा तो आपको जरूर दूंगा, जिसके बाद में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके लिए मैं प्रयत्नशील हूँ अभी सीडी बनाने के लिए। तो एक्सरसाइज के लिए बहुत जरूरी है कि एक्सरसाइज आपको 2 से 3 तरह की होती है। पहले जैसे सुबह, इस उम्र में हम सुबह घूमने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक,
इज द बेस्ट एक्सरसाइज जो हर वरिष्ठ जन करता है। परंतु उसके साथ साथ हम जो स्कूल में पीटी ड्रिल सीखते थे, वो पीटी ड्रिल भी हमको कर सकते हैं। वो पीटी ड्रिल चाहे तो आप बेडरूम में कर सकते हैं, चाहे तो वरांडे में कर सकते हैं, चाहे तो ओपन कहीं भी कर सकते हैं, पर आपको यह कसरत माने पीटी ड्रिल हमेशा ही करनी चाहिए जो आपके सर्व जोड़ों को एक्सरसाइज देती है। और जरूरत नहीं कि रिग्रेस करनी चाहिए, हल्के से भी कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता हो उसके मुताबिक कीजिए। और ये भी जरूरत नहीं कि आप सुबह और शाम को ही करो, आपको समय जब मिले तब आप एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू सेव द ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस को सेव करने के लिए कसरत एक सबसे बड़ा साधन है। बाकी तो हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ है, कैल्शियम है, ये है, वो हम देते हैं, परंतु दवाइयों पर कुछ विश्वास मत कीजिए, अपने आप पे विश्वास कीजिए, खुद कसरत कीजिए, हल्की एक्सरसाइज कीजिए और ऑस्टियोपोरोसिस से अपने आप को धीरे धीरे मुक्त कीजिए। अब आता है ये आपका हो गया अस्थियों की कमजोरी। अब हम आते हैं संधि रोगों पर। संधि रोग में इस उम्र में वरिष्ठ जनों को मुख्यतः होता है जोड़ों का दर्द। एक तो होता है घुटनों का दर्द, दूसरा होता है कमर का दर्द और तीसरा होता है कंधों या गर्दन का दर्द। तो ये जो दर्द होता है, ये मुख्य कारण उसका वही होता है कि धीरे धीरे हमारी मांसपेशियां कमजोर पड़ती हैं और हमारा शरीर के वजन को ले जाने में सक्षम नहीं होती है, और उसके कारण घुटनों के ऊपर में बहुत तनाव पड़ता है। और घुटनों पे तनाव पड़ने की वजह से घुटनों के अंदर एक गद्दी होती है जिसको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं, वो धीरे धीरे क्षरण होने लग जाती है। क्षरण क्यों होती है? क्योंकि उसमें भी पानी की कमी हो जाती है। और वजन अगर किसी वरिष्ठ जन का वजन ज्यादा हो तो वो बहुत तेजी से घिसती है। इसलिए सबसे पहला इलाज इसका ये होता है कि आपका वजन आपको कंट्रोल में रखना है। आपका वजन कैसे कंट्रोल में रखना है वैसे आप जाने, क्योंकि आपका डाइट आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। और आपके जो घुटनों के जो हिसाब आ रहा है उस हिसाब को कम करने के लिए भी और पानी की मात्रा धीरे धीरे बढ़े उसके लिए भी एक्सरसाइज ही जरूरी होती है, जो घुटनों की कसरत हम बोलते हैं। आज खासकर जब आप जाते हैं अस्थि रोग विशेषज्ञ के पास या फिजियोथेरेपिस्ट के पास, तो वो कह देते हैं कि अभी कुछ दिन के लिए आराम करो, कसरत मत करो, कसरत नहीं करोगे तो दर्द नहीं होगा। ये इलाज नहीं है। अस्थि रोग, संधि रोग कहने का मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस हम लोग बोलते हैं, जिसमें इंग्लिश में आप लोग संधि रोग बोल सकते हैं। तो ये वरिष्ठ जनों को ही अक्सर होता है, इसी उम्र में होता है। और इसके लिए आपको रोज सुबह दोपहर शाम जब समय मिले तब कसरत करना चाहिए। इसमें घुटनों की कसरत और पंजों की कसरत बहुत जरूरी होती है, जिसको हम लोग नहीं करते। हम लोग सिर्फ करते हैं घुटने हिलाते हैं और बोलते हैं कि मेरी कसरत हो गई। गलत है ये। घुटनों की कसरत तो घुटने सीधे करना, मोड़ना, ये तो कसरत होती है जिसको आप हर 2-2 घंटे में बैठे बैठे कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको खड़े होकर करना है या किसी और जाके करना है या व्यायामशाला में जाके करना है। आप अपनी कुर्सी में बैठ के घुटनों को हिलाइए, पंजों को हिलाइए और कसरत कर सकते हैं। और उसके बाद में आप खड़े हो जाइए, सहारा लीजिए और सहारा लेकर आप पंजों पे खड़े होने की कसरत कीजिए। कम से कम एक बार में 10-15 बार, एक बार में 10-15 बार घुटने की, 10-15 बार पंजों पे खड़े होने की कसरत की। उससे आपकी घुटने की कटोरी की मांसपेशियां मजबूत होगी और जो वजन आपके शरीर का है वो डायरेक्ट मांस से, कटोरी से होते हुए नीचे चला जाएगा, जोड़ों के ऊपर कम जाएगा और आपके जोड़ों का क्षरण धीरे धीरे कम हो जाएगा। और इस तरह से आप अपने जोड़ों को बचा सकते हैं, घुटने को बचा सकते हैं। रही बात कमर की, तो कमर के लिए भी आप जैसे सुबह उठते हैं उस वक्त थोड़ा सा भुजंगासन, आप सब वरिष्ठ जन जानते हैं भुजंगासन क्या है, वो 5 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए करके फिर उठा कीजिए और उसके बाद ही चलने का प्रयत्न कीजिए। तो उससे आपकी कमर की तनाव धीरे धीरे कम हो जाता है। तो जब सुबह नींद से उठकर जब बैठते हैं और खड़े होने की कोशिश करते हैं उस वक्त आपको बैलेंसिंग अच्छा हो जाएगा, इम्बैलेंस नहीं रहेंगे। और उस वक्त थोड़ी घुटने की कसरत भी कर लीजिए और तब चलना फिरना शुरू कीजिए। दूसरी चीज ये है, क्योंकि जैसे ही वरिष्ठ जन उठते हैं और चलने की कोशिश करते हैं तो इम्बैलेंस की वजह से या फिर शरीर की ताकत कम होने की वजह से वो बहुत इधर उधर होने लग जाते हैं। ऐसे समय में हमेशा ही अपने साथ एक स्टिक या वॉकिंग फ्रेम साथ में रख के उठा कीजिए। उसके बाद में एक्सरसाइज होने के बाद धीरे धीरे उसको छोड़ सकते और चल सकते हैं। उसमें दूसरी एक और चीजों को बताता हूँ कि जब आप नित्य क्रिया को जाते हैं उस वक्त आपको बहुत जरूरी है कि आपके टॉयलेट में दोनों तरफ हैंडल होने चाहिए।
आप बैठने उठने में उस हैंडल को पकड़ के ही उठा बैठा कीजिए, क्योंकि घुटनों के अंदर घिसाव शुरू हो गया है, घुटनों की मांसपेशियां कमजोर हो रही है। उठते वक्त जब हम नीचे बैठते हैं और उठते हैं तो उसमें हमारे शरीर का 3 गुना वजन का ताकत उसमें घुटने में पड़ती है, इसीलिए घुटनों को उठने में तकलीफ होती है। तो सहारा लेकर उठने से आप आराम से उठ सकते हैं, अदरवाइज गिरने का चांसेस बढ़ जाते हैं। जो और बाथरूम में एक बार अगर इम्बैलेंस हो गए, गिर गए, तो फिर कूल्हे की हड्डी खड़ाक से टूट जाती है। हमारे पास 80% केसेस वृद्धावस्था में ये है कि बाथरूम में खड़े हो गए, गिर गए और कूल्हे की हड्डी टूट गई। कूल्हे की हड्डी टूटने का मेन कारण ये होता है कि उसमें भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है, वृद्धावस्था की कमजोरी होती है और इम्बैलेंस होने की वजह से गिरने से, चोट लगने से वो हड्डी टूट जाती है। तो उसके लिए भी वो चीज न हो करके बैलेंस करके उठना और चलना जरूरी है। आपको जरूरत अगर ऐसा लगता है तो वॉकिंग फ्रेम का इस्तेमाल जरूर करिए, कुछ समय के लिए कीजिए पर कीजिए जरूर। और जब भी उठना हो तो उठते साथ ही एकदम चलने की कोशिश मत कीजिए, पंजों वाली कसरत फिर 5 से 10 बार कर लीजिएगा, फिर कदम आगे रखिएगा, तब आपको बैलेंसिंग रहेगा, ये चीज याद रखिएगा। बाकी नहाने के बाद जब बाहर आ गए उसके बाद भी आपको एक्सरसाइज करना है, तो आप उस वक्त उसके बाद भी जो घुटनों की कसरत है उसको कर लीजिएगा, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। अब रही बात कूल्हे की, अक्सर कूल्हे की हड्डी टूट जाती है, वो बाथरूम में टूट जाती है या स्लिप होकर टूट जाती है या बैलेंस नहीं होते तब टूट जाती है। वो टूटने का मेन कारण नहीं होता है ऑस्टियोपोरोसिस या फिर जोड़ों की कमजोरी या फिर इम्बैलेंस। अक्सर इस उम्र में बैलेंसिंग बहुत कम हो जाता है और इम्बैलेंस होकर अगर स्लिप हो जाए तो गिर जाते हैं। इसलिए अपने चारों वातावरण में चारों ओर ये देखिए कि आप किसी भी ऐसी चिकनी जगह पर पैर मत रखिए। आपके टाइल्स अगर चिकनी है तो अपनी बिना चप्पल के मत चलिए, और टाइल्स के ऊपर चलते वक्त इतना ही ध्यान रखिए कि कदम को संभल के रखिए, क्योंकि वहां अगर एक बार स्लिप हो गए और गिर गए तो आपको फ्रैक्चर नेक फीमर हो सकता है, जो बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन होती है। इसलिए आपको ये अपने आस-पास में जहां भी चिकनाई वाली चीज हो वहां सहारे के साथ ही उठिए, बैठिए, चलिए। ये तो मैंने आपको अस्थि रोग के बारे में बता दिया है, जो संधि रोगों के बारे में बता दिया है। अब संधि रोगों को अपना किस तरह से इसको अपने आप को बचाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके लिए कई दवाइयाँ और गोलियां और कैल्शियम वगैरह बताते हैं। आप जाएंगे डॉक्टर के पास तो डॉक्टर बोलते हैं कैल्शियम लो, विटामिन लो। ये जरूरी नहीं है कि आपको दवाइयाँ चाहिए। इस वरिष्ठ जनों के अवस्था में दवाइयाँ उतनी जरूरी नहीं होती जितना कि स्वयं कंट्रोल, अपने आप में ही एक सशक्त कंट्रोल रखना पड़ेगा कि मुझे अपने आप को सक्षम रखना है और चलना है। तो इसलिए सक्षम रखने के लिए सहारे की जरूरत पड़े तो तुरंत लीजिए, कभी भी उसको कोताही मत कीजिए। और अगर आप सक्षम है तो कसरत के लिए हमेशा अपने आप को, स्वतः को प्रोत्साहित कीजिए। और एक्सरसाइज आपकी जिंदगी बढ़ा सकती है, आपको कई कॉम्प्लिकेशन से बचा सकती है। सिंपल पीटी ड्रिल है, वो कीजिए। आप लोग बोलते हैं योगासना करते हैं, योगासना अभी सभी लोग करते हैं, बहुत अच्छा है। जिसमें प्राणायाम तो आपके लिए काफी अच्छा होता है, आप लोग सब जानते हैं, आप लोग सब प्राणायाम करते हैं। योगासन मत कीजिए, आसना आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इस उम्र में मसल्स कमजोर पड़ जाती है और कभी भी कोई मसल खिंच जाती है तो फिर आपको हमारे पास आना पड़ता है। तो इसीलिए आप आसन को अवॉइड कीजिए, हाँ प्राणायाम कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। प्राणायाम और मेडिटेशन आपके लिए बिल्कुल ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, करना ही चाहिए, जो आपकी अवस्था के लिए बहुत जरूरी है। मैं भी, मेरे घुटने दोनों टूटे हुए हैं, मेरे घुटनों की नसें नहीं है, और मैं एक्सरसाइज करता हूँ और प्राणायाम रोज करता हूँ। उसकी वजह से मेरी एग्जिस्टेंस कैपेसिटी काफी बढ़ गई है और मैं आराम से चलता हूँ घुटनों के नसें टूटने होने के बाद भी। अब अंत में मैं ज्यादा और नहीं कहूँगा, क्योंकि कुछ थोड़े बहुत टिप्स आपको देना चाहूंगा जो आप ले लीजिएगा, और उसके बाद में जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे उसके जवाब में आपको देते रहूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस उम्र में अपने वरिष्ठ जन अवस्था में अपने आप को सबसे पहले फाइनेंशियल सक्षम कीजिए। फाइनेंशियली अपने आप को सक्षम कीजिए। आप समझ गए होंगे कि आप आर्थिक दृष्टि से सक्षम रहेंगे तो आपको सब सहायता मदद करेंगे। अगर आप आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो गए तो आपके आजू बाजू वाले भी आपकी सहायता नहीं करेंगे।
इसलिए स्वयं की सहायता करने के लिए और स्वयं को मजबूत रखने के लिए आर्थिक दृष्टि से भी अपने को आने वाले समय के लिए संभाल के रखकर अपने आप को आर्थिक दृष्टि से सक्षम रखिए। जब तक जीना है तब तक, ये पहला मेरा संदेश रहेगा। दूसरा संदेश ये है कि आप पानी के पीने के लिए बहुत ज्यादा कोताही मत कीजिए। दिन में कम से कम 10 से 15 ग्लास पानी तो पीजिए ही पीजिए, क्योंकि पानी जो पिएंगे उससे धीरे धीरे पानी की आपको जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती रहेगी। पूरा नहीं होगा फिर थोड़ा बहुत तो होगा। उसके बाद में मसाज, जिसको हम लोग बोलते हैं मालिश, आपका मालिश करने वाला नहीं होता तो आप बैठे बैठे स्वयं अपने हाथ से अपने हाथ और पैरों की और या फिर मांसपेशियों की मालिश कर सकते हैं। बैठे बैठे कीजिए, क्योंकि आपके पास समय ही समय है। तो मालिश करने से बहुत अच्छा होता है, मांसपेशियों को एक तरह की चालना मिलती है। और सबसे पहला मालिश से क्या है, रक्त का संचार मांसपेशियों में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन कैपेसिटी और बढ़ जाती है। और बाकी तो क्या कहना, नियमित शरीर को जोड़ों का एक्सरसाइज आपको करना है। इससे ज्यादा तो मैं आपको और सलाह दे नहीं सकता, क्योंकि आप लोग वरिष्ठ जन हैं, आप अपने सराउंडिंग के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। और मुझे लगता है कि बाकी तो मैं आगे तो आपके सवालों के जवाब में जो बचा हुआ है दे सकता हूँ। तो मैं आप लोगों से कुछ सवाल अपेक्षित करता हूँ, पूछ सकते हैं, मैं उसका निराकरण करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारगर्भित जानकारी दी है। जी जी, मैंने सबके पास ऑप्शन रखा है, 1 बाय 1 कृपया अनम्यूट करें और आपके जो भी प्रश्न हैं तो डॉक्टर साहब के सामने रख सकते हैं। पहले अपना नाम बताएंगे सर, जिससे मैं आपको सपोर्ट कर सकूं यहाँ से। प्लीज 1 बाय 1। हाँ लालचंद जी जी, बोलिए जैन साहब। हाँ हाँ सर। घुटनों के दर्द कई बार ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर लोग नी रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं, तो नी रिप्लेसमेंट किस परिस्थिति में और कब कराना उचित रहेगा? नी रिप्लेसमेंट की डॉक्टर लोग प्राय सलाह देते हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी। ने बहुत ही सही और सच्चा सवाल पूछा है। आप किसी भी ऑर्थोपेडिशियन के पास जाइए, घुटनों की तकलीफ है, एक्सरे लेंगे और बोलेंगे कि आपके घुटने घिस गए हैं, अब जोड़ों को बदलवा लीजिए। मेरी सलाह यह है कि आप सबसे पहले एक्सरसाइज करके अपने जोड़ों को मजबूत कीजिए, तुरंत बदलने के लिए मत जाइए, क्योंकि घुटने बदलने के बाद भी कभी कभी सही ढंग से नहीं बदले गए तो जिंदगी भर के लिए आपको घुटने में दर्द रहता है। तो इसीलिए बहुत ही स्किलफुल डॉक्टर अगर है, सर्जन है, तभी आप जाके करवा सकते हैं। बाकी यहाँ वहां मत कीजिए। और घुटनों को बदलने के पहले आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जरूर कीजिए, एक्सरसाइज जरूर कीजिए, और उसी से ही आपको काफी फर्क पड़ेगा। मेरे 70 से 80% पेशेंट ऐसे हैं जो हमारे वृद्धजन भी अपने वरिष्ठ जन है, और वो मेरे पास आते हैं और मैं उनको एक्सरसाइज देता हूँ, और एक्सरसाइज और ये कुछ दवाइयाँ ज्यादा देता नहीं, और उसी से ही उनकी काफी ये बाकी उनको मैं थोड़ा सा सांत्वना देता हूँ, मॉरल बूस्टअप करता हूँ, और कसरत से वो धीरे धीरे इम्प्रूव होते जाते हैं। यही है कि उम्र के साथ तो अपने को सहन तो कुछ करना पड़ता है, कुछ दर्द तो रहता ही रहता है, वो दर्द को कम हो जाए इतना ही बहुत है। बाकी घुटना बदलने से एकदम आराम होगा ये गलत है। कभी कभी घुटना अगर सही नहीं लगा तो फिर हमेशा के लिए वो दर्द देता है, ऐसे मेरे पास काफी केसेस है। तो इसीलिए अगर घुटना भी बदलना हो तो बहुत ही सक्षम सर्जन के पास जाकर ही बदलिए। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। इसके बाद डॉक्टर देवरस साहब, कुछ आपका प्रश्न? घुटना बदलने से मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन आते हैं, उन रिस्ट्रिक्शन के लिए कुछ ये सुझाव है क्या डॉक्टर साहब के पास में? जब आप घुटना बदलते हैं तब सबसे पहले यह है कि आपको 90 डिग्री से ज्यादा उसको मोड़ना नहीं है। सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन वो होता है कि घुटना आप 90 डिग्री तक मोड़ेंगे, उससे ज्यादा लोग क्या पालथी मार के बैठते हैं वो गलत है, या फिर स्क्वाटिंग करते हैं वो गलत है, वो नहीं करना है। ये घुटना बदल दिया है, वो आपके दर्द को कम करेगा, परंतु आपको चलने फिरने में काफी सहायता देगा। आप चल फिर सकते हैं, बहुत आराम से चल सकते हैं, उसमें दर्द नहीं रहेगा। परंतु जहां आपने कहीं ज्यादा घुटना मोड़ने की कोशिश की तो वो जोड़ धीरे धीरे ढीला पड़ जाएगा और बाद में आपको फिर से जोड़ बदलना पड़ जाएगा। तो इस उखड़ू बैठना या पालथी मारकर बैठना या बैठे बैठे कसरत करना, ये इसको बिल्कुल मना रहता है। 90 डिग्री के ऊपर घुटना नहीं मोड़ना चाहिए। थैंक यू सर। पद्मा मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं? या
मैं पद्मा किनी हूँ, उडुपी से हूँ डॉक्टर साहब। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं बहुत बुजुर्गों के साथ मिली जुली हूँ, वो उसमें बहुत लोग वॉकिंग स्टिक पकड़ते हैं, लेकिन उनको वॉकिंग स्टिक पकड़ के चलने की ढंग ठीक से नहीं आता है। वो इज देयर एनी एडवाइस ऑन दैट? यस मैडम, एक चीज होती है, वॉकिंग स्टिक इज ए सपोर्टिंग डिवाइस। एक्चुअली एज के मुताबिक वॉकिंग स्टिक का यूज कर सकते हैं। एल्डर यंगर person can use a walking stick, but the person more than 80 years 82 years should not use a walking stick, he should use a walking frame। क्योंकि होता क्या है कि 80 के बाद में शरीर में बहुत सारी विसंगतियां आ जाती हैं। एक तो मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, साइकोलॉजिकली लड़खड़ा के गिर सकता है। ऐसे समय में वॉकिंग फ्रेम जो है उसको बहुत सहारा देती है और वॉकिंग फ्रेम से चलना चाहिए। बाकी 70-80 के पहले जो है वो स्टिक यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनका बैलेंसिंग रहता है। और स्टिक भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें नीचे में पकड़ हो। सिंगल स्टिक लेके चलेंगे, स्लिप कर गई स्टिक तो आप गिर सकते हैं। इसलिए वो ट्राइपॉड स्टिक आती है या 4-पॉड स्टिक आती है, उसका यूज करना चाहिए। लेकिन इस हाथ में वॉकिंग स्टिक पकड़ना है, जहाँ दर्द, राइट लेग को दर्द है तो कहाँ पकड़ना है, और लेफ्ट लेग को दर्द है तो किस हाथ में पकड़ना है? ये डिपेंड करता है। अगर आपको राइट लेग में बहुत ज्यादा दर्द है तो एक सपोर्टिंग डिवाइस आता है, हिंज नी कैप बोलते हैं, उसको पहन लीजिए और अपोजिट हाथ में स्टिक रखिए। उसी तरफ आप पैर के स्टिक रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि उस पैर में दर्द है, दूसरा पैर तो ले लेगा, पर स्टिक जब इम्बैलेंस हो जाएगी तो गिर सकता है। इसलिए ऑलवेज पुट अ स्टिक ऑन द अपोजिट हैंड। जी मैडम, और कुछ? या व्हाट इज OA डॉक्टर? Osteoarthrosis. OA is osteoarthrosis. It is the name of the degenerative arthritis of the joints. Joint का जब डिस्ट्रक्शन होता है, डिजेनरेशन होता है, तो हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोआर्थ्रोसिस। इट इज नॉट आर्थराइटिस, इट इज आर्थ्रोसिस। एक्चुअली हम लोग उसको आर्थराइटिस ही बोलते हैं कॉमन वे में, क्योंकि संधिवात बोल देते हैं, तो संधिवात ये नहीं है। एक्चुअली ये डिस्ट्रक्शन होता है। ओसिस, एक ओसिस होता है और आइटिस होता है। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। जब जोड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। परंतु अगर उसमें विसाव होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, तो हम लोग बोलते हैं ओसिस, ऑस्टियोआर्थ्रोसिस। तो OA is osteoarthrosis, not osteoarthritis. Is it curable? No, because this is an aging process, madam. This is an Yeah, aging maintain. process. Live with it. Live with it like that. You have to live with it. One has to live with it. This is the aging process which is God has given, because your hormonal imbalance is there. Hormones are gradually getting stocked in your body, and hormones are the things which gives the building up of the body. Body को build up करने के लिए हार्मोन्स जरूरी होती है। अगर हार्मोन्स डिरेंज हो गए तो आपके बॉडी में डिस्ट्रक्शन प्रोसेस बढ़ जाता है, और वो देन है कि उम्र के साथ साथ सब हार्मोन धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं। थायराइड है, पिट्यूटरी है, आपको गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स है जिसको बोलते हैं ओवरी और हार्मोन्स है, ये सब धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं, और उसकी वजह से ही बॉडी में रिकंस्ट्रक्शन की जो प्रोसेस है वो कमजोर पड़ जाता है। थैंक यू सर। ये इसके बाद मिस्टर इंद्रसेन अग्रवाल जी हैं, आपने हैंड रेस किया है। इंद्रसेन अग्रवाल जी अपना प्रश्न रखें और थोड़ा सूक्ष्म में अपनी बात रखें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका एडवांटेज ले सके। बिल्कुल, थोड़े शब्दों में मैं अपनी बात रख रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये बताने की कृपा करें, ऑस्टियोपोरोसिस को कैसे रोका जा सकता है? हाँ, मैंने आपको पहले बताया, ऑस्टियोपोरोसिस इज ए कंडीशन, इट इज नॉट अ बीमारी, ये डिजीज नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस विद एज बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस ये होता है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज। जितना बॉडी को स्ट्रेस और स्ट्रेन देंगे उतनी ही बॉडी की फ्लूइड रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ी तो ऑटोमेटिकली कैल्शियम डिपोजिशन शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे ऑस्टियोपोरोसिस को कंट्रोल कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि रेस्ट करने से दर्द कम हो जाएगा, पर आपका ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए चलिए हम लोग बोलते हैं, हमारी ऑर्थोपेडिक टर्मिनोलॉजी में उसमें 3 स्ट्रेसेस होते हैं हर बोन में, तो उसमें तनाव करना चाहिए ताकि हड्डी मजबूत होती है। वो मैं वैसे बता सकता हूँ, काफी लंबा रहेगा प्रोसेस। तो थैंक यू सर।
डॉक्टर साहब मेरा एक खुद का प्रश्न है, मैं पीएल सोनी, मैं हाँ, थोड़ा सर। सा यहाँ से एंकरिंग सपोर्ट कर रहा हूँ आप लोगों को, थैंक यू सर। मेरा लेफ्ट लेग का पटेला डैमेज हुआ था घर में 2 साल पहले गिरने से, हाँ सर। 3-4 पीस में डिवाइड हो गया था सर वो। हाँ हाँ। तो उसको डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से वायर बाइंडिंग करके प्लास्टर किया था और बहुत सही एकदम है। बहुत सही हो गया सर वो। और आफ्टर 1 ईयर जितनी वायरिंग थी हमारी रिमूव कर दिया उन्होंने, और बाकी सब ठीक है सर। तो क्या मैं उसमें लोड दे सकता हूँ सर सीढ़ियाँ चढ़ने में? एक बार पटेला जुड़ गया उसके बाद यू कैन स्टार्ट रनिंग, यू कैन स्टार्ट स्क्वेटिंग, उठक बैठक भी कर सकते हैं आप। थैंक यू अब सर। करना चाहे तो दौड़ सकते हैं, और जी, घुटनों की कसरत, पंजों को खड़े होने की कसरत रेगुलर कीजिए। तो एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं पंजों पे खड़े होने की कसरत, ताड़ासन रेगुलर सर, कीजिए। ताड़ासन जिसको कहते हैं वो क्या? ताड़ासन, बस बस हम लोग ताड़ासन तो अच्छा है। एक्सरसाइज बोलते हैं, जी 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 जी, बिल्कुल कर थैंक सकते यू हैं। डॉक्टर साहब। और कुछ स्पेशली खान पीन में उसके लिए मुझे ध्यान देना चाहिए, कुछ खास नहीं चीज? सर, एक ध्यान देना है, वजन नहीं बढ़ना चाहिए। अच्छा अच्छा, वजन नहीं बढ़े सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जी जी, इस एज के अंदर वृद्ध एक्चुअली सॉरी वरिष्ठ जनों के अंदर में सबसे जरूरी होता है अपनी शरीर की संरचना को मेंटेन करने के लिए आपका बॉडी वेट नहीं बढ़ना चाहिए। बॉडी वेट अगर बढ़ता है ना तो जी, जोड़ों जी। की तकलीफें बहुत ज्यादा हो जाती है। थैंक यू सर। मिस्टर बाल गोविंद अभी लाइन पे हैं, मिस्टर बाल गोविंद अग्रवाल। जी डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं नमस्कार बाल सर। गोविंद अग्रवाल। धन्यवाद सर। सर जी बचपन में मैं पेड़ से गिर गया था, तो पैर में फ्रैक्चर हो गया था। तो गांव में बस। उस समय कोई उस ढंग से इलाज नहीं हुआ था, हल्दी और मिट्टी तेल लगा के जैसे मालिश कर दी, ऐसा सूज गया था पैर जरूर, और उस समय वो ठीक हो गया था। अभी भी ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि उस जगह में अभी भी दर्द महसूस होता है, कभी कभी अकड़न महसूस होता है। क्या कारण हो सकता है इसका सर, और क्या इलाज? वो क्या होता है, जिस वक्त आपकी हड्डी टूटी होगी ना तो आजू बाजू की मांसपेशियां, क्योंकि आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला तो मालिश करने से मांसपेशियां चिपक जाती है, फ्रैक्चर साइड को चिपक जाती है, और चिपकी हुई मांसपेशियां फिर क्या करती है, जितनी देर जितना जगह उसकी एक्सरसाइज खिंचाव का होता है उतना ही होता है, बाकी जो हड्डी से चिपका रहता है वो वाला भाग कमजोर पड़ जाता है। तो ज्यादा चलने से उसमें तनाव आने से वो सूजन ले लेता है। इसका एक ही तरीका है, अब आप मालिश कीजिए बस, और कुछ नहीं, और कसरत करते रहिए, क्योंकि बचपन का है, अभी आपको एडजस्टेड है वो। जी थैंक यू सर। थैंक यू सर। अभी हमारे साथ दुर्ग से यमला साहू दुर्ग मैडम। से यमला साहू। जी जी, हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, दुर्ग से यमला साहू। बोलिए मैडम। मैं ओरिजिनल बता रही हूँ, ओरिजिनल आपको बता रही हूँ कि मेरे कोरोना पीरियड कल मेरा खत्म हो रहा है, तो खांसी आती है, तो पीठ के पीछे, मतलब पीठ के पीछे कमर तक बहुत दर्द हो रहा है। वो उतना नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा होता है। एक्सरसाइज तो करती हूँ, फिर भी टॉयलेट वगैरह से उठने में, कुछ करने में, जैसे जिस तरह आपने बताया पकड़ के उठना, ये करना, तो वैसे ही कर रही हूँ। तो इसका और कुछ उपाय है क्या डॉक्टर साहब? मालिश कराइए, वो कृपया बताइए थोड़ा सा। बहुत दर्द पीछे, खांसी आ जा रही हल्की सी। खांसी तो खैर वो कोरोना के बाद काफी लोगों को बहुत दिन लगती है, उसके लिए तो आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्राणायाम जो कहते हैं वो कीजिए, और अगर हो सके तो भुजंगासन ज्यादा कीजिए, पीठ की तकलीफ बहुत कम हो जाएगी। भुजंगासन जानते हैं आप? जी अच्छा, पीठ की भुजंगासन जानती है? हाँ नहीं जी, नहीं जी, हाँ जी नहीं। भुजंगासन उल्टे लेटते पेट के बल लटके धीरे धीरे सिर को ऊपर उठाना पड़ता है, जैसे मैं उठा रहा हूँ, तो पीठ तन जाती है, उससे बहुत आराम मिलता है पीठ की तकलीफ को। वैसे सुबह 5-7 बार, शाम को 5-7 बार कर लिया की। अच्छा। और मालिश करवा सकती है। सेकाई मत कीजिएगा, हाँ सेकाई बिल्कुल, सेकाई से प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ ठीक, धन्यवाद डॉक्टर। थैंक यू मैडम। डॉक्टर सुलभा कुमार अपनी बात रखें। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। घुटनों में दर्द होता है तो चलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, घुटनों में दर्द अगर होता है तो आपको धीरे धीरे जितना सक्षम हो सके चलिए, घुटनों की एक्सरसाइज कीजिए। घुटनों की एक्सरसाइज में 3 कसरतें बहुत जरूरी होती है। एक घुटना मोड़ना, सीधा, बैठे बैठे, जरूरी नहीं खड़े होकर करना है, बैठ के ही घुटना मोड़ना, सीधा करना, मोड़ना, सीधा करना। उसके बाद फिर क्या कीजिए कि पैर को लंबा कीजिए, कुर्सी के किनारे पर आ जाइए, एड़ी को जमीन पे टिका दीजिए, और
कटोरी को टाइट कर लीजिए, कटोरी को टाइट करके पूरा का पूरा पैर सीधा ऊपर उठा लीजिए और 5 गिनती तक रखिए और फिर धीरे धीरे फिर नीचे रख दीजिए। ऐसा 5-7 बार कीजिए, सुबह शाम दोनों टाइम। आपके घुटने में बहुत ताकत आ जाएगी। और पंजों में खड़े होने की कसरत जो बताया हूँ वो रेगुलर कीजिए, हर 2 घंटे में कीजिए, आपके घुटने का दर्द कम हो जाएगा। धन्यवाद। जरूरत पड़े तो आप आजकल वो नी सपोर्ट वगैरह आते हैं, उसको भी पहन ले, यूज कर सकती है, परंतु लगातार नहीं करेंगे, जब चलना हो तभी करेंगे, बाकी समय नीचे खसका दिया कीजिए। थैंक यू सर। ओके, अरविंद दिवाकीर्ति जी प्लीज अपनी बात रखें। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। मैं अरविंद दिवाकीर्ति, मेरी उम्र 68 साल है सर। सर। अभी कुछ 4-5 महीने से मेरे पंजों में और पैरों की उंगलियों में झुनझुनी रहती है। झुनझुनी रहती है, बिल्कुल सही है। ये कुछ शाम को ज्यादा हो जाती है। सर आप सोते वक्त तकिया कितना मोटा करवट में? ज्यादा मोटा तो नहीं रखता सर, लेकिन हाँ रखता हूँ। आपका कंधा जितना चौड़ा है ना उतना सर। मोटा तकिया करवट पे लीजिए। ज्यादा से ज्यादा 3 इंच होता है, 3 या 3.5 इंच। तो उसमें क्या होता है कि पीठ की जो नस जाती है, नर्व जाती है, जिसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, उस पर खिंचाव कम हो जाता है। उसको खिंचाव करने में नीचे में भी कमर के खिंचाव कम हो जाता है। क्योंकि ये जो झुनझुनी आ रही है उसका मेन कारण है आपके कमर में नस दब रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लिप डिस्क। तो उम्र के साथ जब हड्डी घिसती है कमर की तो वो कभी कभी उसको दबाती है। और उसको ये करने के लिए एक ही तरीका है कि आप जहां तक हो सके बैठने में अपने आप को सीधा बैठने की आदत डालिए। आगे झुक के बैठना नहीं, पीछे पहले बैक सपोर्ट लीजिए, परंतु सीधा बैठिए, बिल्कुल स्ट्रेट बैठने की आदत डालिए। और आसन वाली कसरत आप रेगुलरली कर सकते हैं। आगे झुकने वाली कोई भी कसरत आप मत कीजिएगा। आगे झुक के सामान भी उठाना हो तो आप किसी का सहारा लेके धीरे से उठा सकते हैं। बाकी आगे झुकने वाली कोई भी एक्सरसाइज बिल्कुल मना है आपके लिए। आप सिर्फ भुजंगासन कर सकते हैं, बाकी कमर की इधर उधर साइड टू साइड मूवमेंट वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अपने आप को जहां तक हो सके झटके से बचाइए, क्योंकि एक आध झटका अगर ज्यादा पड़ गया तो नस ज्यादा दब गई तो पैर में पूरा का पूरा दर्द हो जाता है। कभी कभी इसको स्लिप डिस्क का ऑपरेशन करना पड़ जाता है। पर इस उम्र में ऑपरेशन का कभी सोचना भी नहीं, सब सहारा लीजिए। अगर ज्यादा ही तकलीफ हो सकती है तो एक कमर का पट्टा लीजिए तो बांधना शुरू कर दीजिए। इसको इको फ्रेम बोलते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। इससे आप कमर के सहारा मिल जाएगा और जो स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो जाए, झुनझुनी का प्रॉब्लम है, वो कम हो जाएगा। उसके लिए दवाइयाँ बहुत आती है, पर मैं दवाइयों के लिए आपको नहीं कहूंगा। सबसे पहले ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करके देख लीजिए, नहीं होता है तो फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलकर आप दवाइयाँ ले सकते हैं। वो पट्टे का नाम क्या बताया सर? तो आपने पकड़ फ्रेम, इको फ्रेम। थैंक यू सर। लोग एलएस बेल्ट देते हैं, एलएस बेल्ट दे देते पर एलएस बेल्ट नहीं, वो इको फ्रेम जो होता है वो फ्रेम तीनों तरफ से पकड़ता है, तो आपको कमर को आगे झुकने नहीं देता है। इससे वजह से आपकी नस दबती नहीं है, तो झुनझुनी कम हो जाती है। देवेंद्र कुमार शर्मा जी प्लीज। सर नमस्कार। सर चलते चलते कभी घुटने से कट की आवाज आना क्या कोई नी में गंभीर समस्या की ओर इशारा करता है? नहीं, चलते चलते कट से आवाज आने के लिए आपको कोई डरने की जरूरत नहीं। वो जो कट की आवाज जो होती है वो मांसपेशी स्लिप होती है तो जाके आवाज करती है। जैसे उंगली आप तोड़ते हैं तो कट की आवाज होती है, परंतु वो मांसपेशी स्लिप होने की आवाज होती है, उससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। कट की आवाज आने से डरने की बात नहीं है। जी धन्यवाद, थैंक यू सर। हाँ, वो तो डॉक्टर कभी कभी कहते हैं, मेरी मम्मी 94 इयर्स है, कभी कभी कहते हैं कि क्रॉस लेग्ड नहीं बैठना। देखिए 94 इयर्स एज है, लेट हर लिव एज शी वांट्स। 94 इयर्स में पेशेंट जो चाहता है उसी के वक्त काम कीजिए। अगर उसको क्रॉस लेग्ड में बैठना है बैठने दीजिए, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इस एज के अंदर में वो अपने बॉडी को पूरा एडजस्ट कर चुकी है। उसको जिसमें कंफर्ट होगा उसमें करने दीजिए। ज्यादा उसको ऊपर प्रेशर करेंगे तो वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाएगी और न लेने के देने पड़ जाएंगे। तो बेटर यह है अगर क्रॉस लेगेड सिटिंग करती है तो कोई नुकसान नहीं, क्योंकि आज तक वो करती आई है, करने दीजिए। उसको ज्यादा स्ट्रेस मत कीजिए। बस यही है कि उसको सहारा दे के उठाइए, सहारा दे के बैठाइए। उसके साथ एक जन जरूर होना चाहिए, नहीं तो उठते वक्त वो इम्बैलेंस होकर गिर सकती है और फ्रैक्चर हो सकता है। थैंक यू। थैंक यू। दामोदर जी अपनी बात रखें।
यस सर। बोलिए सर। डॉक्टर साहब का स्वागत करता हूं, आपने सारगर्भित जानकारी दी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आवाज नहीं है। मेरा प्रश्न ये था सर, 40 साल की उम्र से मैं सेक्टर 9 अस्पताल में अपना दिखा रहा हूं। हाँ सर। मैंने ये पाया है कि जब भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात आती है तो हाँ। डॉक्टर साहब मुझे 40 वर्ष की आयु से ये कहते आ रहे हैं, 40 नहीं करीब 35 वर्ष की आयु से, कि एजिंग प्रॉब्लम है। हाँ। क्या एलोपैथिक हाँ। एजिंग प्रॉब्लम बोल करके अपना पल्ला झाड़ना चाहता है, या इसमें आयुष मंत्रालय या होम्योपैथिक आयुर्वेदिक इन दवाइयों का कोई जोड़ नहीं है, या एलोपैथिक डॉक्टर जितने हैं वो क्यों दूसरी पैथी पे विश्वास नहीं करते? ये तो गलत है। मैं तो अभी शुरू से बोल रहा हूँ कि आई एम बिलीविंग ऑन द नेचुरोपैथी। मैं अभी आपको जो कुछ बता रहा हूँ ये सब नेचुरोपैथी है। एक्सरसाइज कीजिए, वो योगा कीजिए और तो एक्सरसाइज कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, दिस इज ऑल। मैंने तो मेडिसिन के बारे में कुछ बात ही नहीं की, दवाई के बारे में बहुत अगेंस्ट हूँ, क्योंकि एजिंग प्रोसेस इज नॉट द प्रोसेस बाय द बॉडी, इट इज द प्रोसेस बाय आवर मेंटल स्टेटस। जब मेंटल स्टेटस वीक अगर होता है और आदमी ज्यादा सोचने लग जाता है तो धीरे धीरे खुद ही बुढ़ा हो जाता है। तो इसीलिए अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कीजिए और आपको क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिकली आप यंग हो जाएंगे। बोलते हैं ना बुढ़ापे में लोग, हम अभी भी मैं जवान हूँ बोलते हैं, उसका मेन कारण वही है। सो ओनली मेक योर सेल्फ यंग मेंटली एंड साइकोलॉजिकली, यू विल बी परफेक्ट। देयर इज नथिंग लाइक ओके सर, ओके। आपने मालिश के बारे में भी बताया था, आपने मालिश के बारे में भी बताया था, which orthopedicians don't tell, they are against it. वो गलत है। बेसिकली what is the advantage of massage? Why the people get, old age people gets massage done? इसके बारे में आपने सोचिए कि मसाज करने के बाद में मसल्स की सर्कुलेटरी पावर, सर्कुलेटरी ये बढ़ जाती है। मसल सर्कुलेशन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, क्योंकि गर्मी आती है तो खून की नसें फैल जाती है, और खून की ज्यादा रगड़ने से गर्म हो जाती है तो खून की नसें फैल जाती है। देयर इज एक्सपेंशन ऑफ द वेसल्स। तो एक्सपेंशन होने से क्या होता है, ब्लड ज्यादा जाता है। ब्लड ज्यादा जाने से ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है, ऑक्सीजन ज्यादा मिलने से मसल्स को पावर ज्यादा आता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट इज ऑक्सीजनेशन। तो इसीलिए मसाज को गलत कहना गलत बात है। एक्चुअली इफ यू आर अ डिजीज पर्सन एंड यू कैन नॉट, आप अपना मसाज सहन नहीं कर सकते तो हल्के से मालिश। आप होगा बुढ़े लोग पड़े रहते हैं, बच्चे लोग मालिश कर देते हैं पैरों की, उनको ठीक लगता है, रिलैक्सेशन एंड स्लीप उनको कुछ। तो मसाज इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एजेड पर्सन्स। हमारे वरिष्ठ जनों के लिए मालिश बहुत अच्छी चीज होती है, मैं खुद करवाता हूँ। सीक्रेट बता रहे हैं, सीक्रेट। नेचुरोपैथी भी ऐड कर दिया आपने, मेडिकल साइंस के साथ साथ नेचुरोपैथी ऐड कर दिया। वेरी गुड सर, थैंक यू। Basically we are the people attached to the nature. If you go with the nature you will win, if you go against the nature you are going to lose. आज हम लोग अगेंस्ट नेचर जा रहे हैं, इसलिए सब बीमारियां हो रही है सर, अदरवाइज नेचुरल रहना चाहिए। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब। हाँ सर। मेरे एक परिचित हैं, उनका टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ है 4 साल पहले। तो हिप रिप्लेसमेंट हैदराबाद में हुआ है, और वहां होने के बाद में वो बराबर चल रहे थे, फिर रहे थे, कोई तकलीफ नहीं थी और दर्द भी नहीं था। लेकिन पिछले 1 सालों से जो जहाँ पे हिप रिप्लेसमेंट हुआ है उसके जो स्टिचेस हैं और उस एरिया में, और उसका जो बॉल उन्होंने जो ये किया था, रिप्लेस किया था, उस जगह पे काफी दर्द रहता है। तो क्या ये हिप रिप्लेसमेंट के जो आइटम है इसकी कुछ लाइफ रहती है, या ये कुछ दूसरे प्रॉब्लम के कारण से दर्द होने लगता है? आपका पहला सवाल है लाइफ। तो सर हिप रिप्लेसमेंट में इंडियन हिप जो होता है उसकी लाइफ सिर्फ 10 साल होती है, और इम्पोर्टेड हिप है उसकी लाइफ 25 ईयर्स होती है। और बाकी अलग प्रॉब्लम, तो अगर हिप रिप्लेसमेंट के वक्त में अगर इन्फेक्शन अगर हो जाता है, स्टिच इन्फेक्शन वगैरह, तो उसको बाद में बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि वो माइल्ड मिनिमम इन्फेक्शन अंदर में रहता है और चलने में दर्द करता रहता है। इसलिए इन्फेक्शन को डॉक्टर को दिखा के कंट्रोल करना चाहिए। और रही बात 4 साल के बाद तकलीफ होने की, तो हो सकता है कि देयर बी लूजनिंग ऑफ द हिप जॉइंट। कभी कभी
सीमेंट अंदर का लूज हो जाता है तब भी दर्द होता है, तो उसको MRI करके देखना चाहिए। और अगर लूजनिंग होता है देयर इज नो अदर वे देन टू रिप्लेस द जॉइंट। हाँ, बिकॉज 2-3 साल तो अच्छे से चला है कि ये किया उन्होंने, प्रॉब्लम कोई नहीं था, लेकिन पिछले 1 साल से उसके उस एरिया में दर्द होता है। और वो इम्पोर्टेड ही बॉल उन्होंने यूज किया हैदराबाद में, डॉक्टर गुरुवा रेड्डी करके थे वो। एक्चुअली डॉक्टर ने ये बताने के लिए ये नहीं किया होगा उस वक्त कि प्लीज एक्सेप्ट इट एज अ पार्ट फॉरेन बॉडी, डोंट एक्सेप्ट इट एज योर पर्सनल बॉडी। और उसको धीरे से रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए, स्क्वैटिंग करना, उकड़ू बैठना, ये करना, ये सब शुरू कर देते हैं ना, उससे बहुत प्रॉब्लम होता है। एनी जॉइंट रिप्लेसमेंट शुड बी रिगार्डेड एंड एक्चुअली उसको ऑनर देना चाहिए कि मैं उतना ही चलूंगा जितनी मेरे को जरूरत है, उतना ही करूंगा। ये हम लोग बताना भूल जाते हैं, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। टॉप टू बॉटम, हिप टू फुट तक होता है दर्द। हाँ, वो क्या होता क्या है सर, जॉइंट अगर लूज हो जाता है तो मसल्स पूरी खींच के, तो सेकेंडरी प्रॉब्लम पीछे से सियाटिक नर्व जाती है, उस नर्व पे खिंचाव पड़ता है तो पूरे पैरों में दर्द जाता है। कोई उपाय कोई इसके लिए? उसको तो एक बार पहले हिप का MRI करके देख लेना चाहिए कि लूज तो नहीं हुआ है, और नहीं है तो फिर कमर का एक पट्टा देके एक्चुअली नर्व इन्वॉल्वमेंट हो रहा है उसको रोकने के लिए सपोर्ट देना चाहिए, और बैक की एक्सरसाइज करनी चाहिए, हिप की एक्सरसाइज बंद कर देनी चाहिए। विद्या मैडम प्लीज। हाँ, नमस्कार डॉक्टर लाडेकर साहब। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत दिन बाद देख रहा हूँ। नहीं, आपका परिचय में मैं सबको बताना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब को बहुत पहले से सारे लोग परिचित हैं, और उनका अनुग्रह हमारे परिवार पर है। और मैं ये चाहूंगी कि डॉक्टर साहब में इतनी विविधता है और इतना सामाजिक काम उन्होंने किया है कि एक समय वो और दे अपना, क्योंकि उनका परिचय पढ़ने में मेरे को लगता है 15 मिनट से ज्यादा लग जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि और समय दे, क्योंकि उनमें एक जो अलग टैलेंट है उसके बारे में भी हमारे सब वरिष्ठ नागरिक जाने। दूसरा ये कि उन्होंने जो स्माइल के ऑपरेशन किए हुए हैं, तो स्माइल के ऑपरेशन करने में जैसे जो होंठ कटे फटे रहते हैं, इसके बारे में जिक्र नहीं हुआ, तो कितनी उम्र में ये समझ में आता है और किस किस स्थिति में इसका ऑपरेशन हो सकता है, उसको गाइड करिए। नमस्कार। तो मैडम स्माइल का ऑपरेशन ऐसा है कि जितना यंग एज में हो, बचपन में हो, उतने उसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। बड़े लोगों में भी होते हैं। हमारे यहाँ 36 साल की उम्र तक के हम लोगों ने स्माइल के ऑपरेशन किए हैं, और उसमें फायदा बहुत ज्यादा हो जाता है। परंतु जो एज प्रोसेस के साथ साथ कभी कभी उसको रिपीट सर्जरी करनी पड़ जाती है। बाकी बच्चों में तो एक ही इसमें बढ़िया हो जाते हैं। अभी तक हमने 7,000 ऑपरेशन कर चुके हैं एंड ऑल आर गुड। वैसे तो आप उसमें कुछ अनुदान वाला है पार्ट, लेकिन वो बहुत महंगा है क्या डॉक्टर साहब? कौन सा? नहीं, मार्केट में जो स्माइल पेज के जो ऑपरेशन होता है वो 52,000 मिनिमम होता है पर सर्जरी। बाकी दवाई कोई अलग होती है, पर यहाँ मेरे यहाँ जो होता है वो सब फ्री होता है, एवरीथिंग। आपने उसका आना, स्टेशन से आना, रहना, खाना पीना, और आप बाकी में दवाई गोली और वह स्टेशन तक छोड़ना, सब फ्री है। आप कल ही मेरे यहाँ 15 पेशेंट्स आए हैं ईस्ट बंगाल से, 15 पेशेंट ईस्ट बंगाल से आए हुए हैं, ऑपरेशन होने वाला है। तो इसलिए बधाई, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। ये जानकारी सभी वरिष्ठ नागरिकों को हो, इसलिए मैंने ये छोटा सा क्वेश्चन पूछा। धन्यवाद। थैंक यू सर। आरती सोनी अपना प्रश्न करिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार मैडम। बोल रही हूँ। मेरे घुटनों में पहले साल क्या होता था, ज्यादा देर खड़े रह जाओ तो दर्द होता था। अभी बहुत तेज होने लगा, 5-6 महीने से लगातार बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है दर्द। मैंने बैठ जाऊं तो उतना मुश्किल हो रहा है, नीचे कर बैठी नहीं सक रही बहुत दिन से। तो मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ दिखाई मैं लोकल डॉक्टर को, तो एक वो पाउच दिए थे, कैल्शियम का था शायद। नहीं, कैल्शियम से कोई अर्थ नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है घुटने की कसरत कीजिए, पंजों पे खड़े होकर कसरत कीजिए, और हो सके तो अपना वजन कम कीजिए। आपका जो वेट कम से कम 75 के ऊपर होगा। कितने केजी वेट है आपका? ज्यादा है ना? तो 84 वेट आपका घुटना सहन नहीं कर रहा है, तो इसलिए वजन कम होता है तो आपका दर्द ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। पर उसके बाद भी अगर बहुत तेजी से दर्द बढ़ता जा रहा है घुटनों का।
वीकनेस बढ़ रही है आपकी, वीकनेस बढ़ रही है, वेट आप कंट्रोल कीजिए। और एक्सरसाइज जो बताई मैंने, घुटनों की जो 3 कसरत जो बताई थी वो कीजिए। वैसे मैं एक काम करूंगा, मैं सोचता हूँ कि एक बार और समय दूंगा अपने वरिष्ठ जनों के लिए, और किस तरह से कसरत करना है और कैसे कसरत करना है वो सिखाऊंगा इन पर्सन। तो कोशिश कर रहा हूँ। और एक मिनट, एक जो आपने नी सपोर्ट की बात कही थी किसी को, तो नी सपोर्ट किस चीज को बोल रहे थे? नी कैप रहता है उसको? नहीं नहीं, नी कैप तो फुटबॉल खेलने वाले पहनते हैं। एक आता है हिंज नी सपोर्ट, यानी उसको दोनों तरफ, घुटने के दोनों तरफ जोड़ होते हैं, लंबी पट्टी होती है, घुटने जैसी होता है, नी कैप जैसी होता है, परंतु वो घुटनों को दोनों तरफ सपोर्ट देता है। तो उस वक्त चलने फिरने में काफी दर्द कम हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, आपके घुटने धीरे धीरे टेढ़े हो रहे हैं। आप देखे होंगे कि आपके घुटने जो है धीरे धीरे ऐसे बेंड हो रहे हैं, और आप जब चलती है ना तो बतख जैसे चलती है, डक लाइक चलती है, ऐसे ऐसे टेढ़े टेढ़े चलती है। वो चाल होती है, उसका मतलब घुटने आप घुटने टेढ़े हो गए, उसको सीधा रखने के लिए वो हिंज नी सपोर्ट होता है। दोनों पैरों में फ्रैक्चर वगैरह वाले भी लगाते हैं वो क्या? क्या बोलिए? फ्रैक्चर हो जाता है उन लोग जिनका फ्रैक्चर हो जाता है पैर में, कम प्लास्टर लगाते हैं वो। हाँ, ये अलग से मिलते हैं जिसमें जॉइंट बना होता है, तो घुटना मुड़ता भी है और चल भी सकते हैं। हिंज नी सपोर्ट बोलते हैं या हिंज नी क्या बोलते हैं, वो मिलता है मार्केट में जी। और वेरिकोज वेन्स भी साथ में, असली दोनों तकलीफ के साथ में। वेरिकोज वेन्स तो जनरल सर्जन का है। वैसे भी वेरिकोज वेन्स पे सबसे जरूरी होता है पैताने को थोड़ा ऊंचा उठाइए। आपके जो स्लीपिंग कॉट है ना, तो उसको एक एक ईटा रख के थोड़ी सोते वक्त थोड़ी ऊंची रखा कीजिए, ताकि पैर की जो खून की नस है वो धीरे धीरे खून शरीर की तरफ बढ़े। एंटी ग्रेविटी को इससे होता है। और पंजों वाली कसरत रेगुलर कीजिए, और रेगुलर पैरों की मालिश कीजिए। अगर पंजों को वेरिकोज वेन्स है तो नहीं करेंगे तो थक्का जम जाएगा, नीला पड़ जाएगा, और फिर वेरिकोज वेन्स के ऑपरेशन करने पड़ जाएंगे। अभी शुरुआत शुरू कर दीजिए। वजन आपके लिए बहुत, वजन कम कीजिए। कैसा करेंगे आप जानिए। बहुत बढ़िया, आपने पेशेंट को बिना देखे पेशेंट का पूरा स्टेटस बता दिया। थैंक यू सर। मैं मधु पांडे हूँ। जी जी जी, नमस्कार मैडम। सर नमस्कार सर। मैं क्या जब बैठती हूँ तो बैठने के बाद थोड़ी देर बाद उठने पे पैर के नीचे बहुत दर्द होता है सर। पैर के नीचे होता है कि घुटने के नीचे? घुटने के पीछे तरफ। घुटने के पीछे तरफ? ओहो। हाँ, बैडमिंटन खेलती हूँ वैसे मैं। अरे बाप रे, अभी भी खेलती है आप? हाँ, नेशनल खेलने जाती हूँ सर। अभी भी? हाँ, नेशनल प्लेयर हूँ 60+। तो आप नी कैप पहनिए, इससे आप ठीक रहेगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। नी कैप पहनती हूँ सर मैं। बस नी कैप पहना कीजिए जब भी जाए खेल करने के लिए, और दिन में भी जब आप चलती है तो नी कैप पहनिए, और बैठे रही तो खसका दिया कीजिए लगातार। बैठने के बाद सर, बैठने के बाद जब उठती हूँ तब दर्द होता है। चढ़ा लिया कीजिए। अच्छा, उस वक्त आप नी कैप चढ़ा के उठिए, बाकी टाइम ठीक ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। थैंक यू पांडे मैडम, थैंक यू सर। हाँ, मिस्टर एलएम सिद्दीकी साहब प्लीज। अच्छा, ये डॉक्टर साहब, मैं पिछले 30-35 सालों से मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ। हाँ सर। और रिटायरमेंट, पहले तो मैं सिर्फ मॉर्निंग वॉक ही करता था, लेकिन रिटायरमेंट होकर के मुझे 10 साल हो गए। अब मैं मॉर्निंग में भी करता हूँ वॉकिंग और इवनिंग में भी करता हूँ। बहुत अच्छा सर। अभी पिछले कुछ दिनों से घुटने में थोड़ी तकलीफ आ गई, और मैं आपको बता दूं वॉकिंग का मुझे इतना नशा है कि आंधी तूफान बारिश ठंड गर्मी सब में जाता हूँ। अगर वॉकिंग नहीं हुआ तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं ये जानना चाहता था कि अभी मेरे घुटनों में थोड़ा दर्द शुरू हुआ है, तो कुछ लोगों का कहना ये है कि भाई आप ये जो ज्यादा चलते हो उसकी वजह से ये परेशानी हो रही है, लेकिन मेरा लिमिटेशन है। मैं मॉर्निंग में भी मैक्सिमम 30 मिनट्स और इवनिंग में भी मैक्सिमम 30 मिनट्स वॉक करता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं करता। सफिशिएंट है जी। और जो मैंने 3 एक्सरसाइज जो बताई सर, घुटने की और पंजों वाली, वो पंजों वाली एक्सरसाइज रेगुलर किया कीजिए, और घुटने की कसरत जो बताई थी मैंने वो कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। अगली बार समय मिलूंगा तो डेमोन्स्ट्रेशन भी करूंगा उसका। और वो एक्सरसाइज घुटने की और पंजों की एक्सरसाइज रेगुलर सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार कीजिए, तो आपका घुटने का दर्द कम हो जाएगा। अगर ज्यादा ही लगता है तो आप चलते वक्त तो फुटबॉल खेलने वाले नी कैप पहनते हो, नी कैप पहन के भी आप चलना फिरना कर सकते हैं, उससे भी आपको आराम मिलेगा। परंतु उसको लगा कर मत रखिए, सिर्फ चलना हो तभी पहनिए, बाकी टाइम निकाल दीजिए।
बाकी वक्त में निकाल देना है। ओके ओके डॉक्टर साहब, राइट, थैंक यू थैंक यू सर। गणेश कर्माकर जी। हाँ, मैं बम्बई से बोल रहा हूँ, गणेश कर्मरकर। मेरी माँ, हाँ नमस्कार, 90 साल के है मेरी माँ। अरे बाबा। और वो बेड से एक दिन 15 दिन हो गया, ऊपर से नीचे गिर गए बेड से। ओहो। हाँ, तो उसके लेफ्ट साइड थोड़ा दर्द करता है। जो चलती फिरती है, उठती बैठती है। मैं उसको सुबह अपना गरम तवा से सेक देता हूँ। ना ना ना, बिल्कुल मत सेकिए, गलत काम कर रहे आप। ओके। जब भी चोट लगे एक ध्यान रखिएगा, जब भी चोट लगे चोट वाली जगहों को कभी सेकना नहीं। ओके। ऑलवेज कंप्रेशन कीजिए, बर्फ लगाइए दिन में 3 बार, कभी नहीं सेकना है। हाँ, ओके। सुनिए, क्योंकि क्या होता है जैसे ही चोट लगती है तो कुछ ना नसें फटती है, और खून की नसें फटने के बाद में वहाँ खून जमा हो जाता है। और अपने बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा भी टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो शरीर में जहाँ कहीं भी इन्फेक्शन हो, फुंसी हो, सर्दी खांसी हो, तो उसके कीटाणु वहाँ लॉज हो जाएंगे, और वो जो खून जमा हुआ है वो पस में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाद में बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। एक आइस कॉम्प्रेशन से क्या होता है, अगर थोड़ी बहुत खून की नसें फटी भी तो सिकुड़ के बंद हो जाती है, तो ब्लीडिंग नहीं होता। तो इसलिए शुरू में तो आइस कॉम्प्रेशन में जलन होती है, परंतु बाद में आइस कॉम्प्रेशन का फायदा बहुत ज्यादा है। इसलिए कभी भी सेकाई नहीं करना। पहला चीज है, वो एज 90 ईयर्स ही है, तो उनको सपोर्ट के बगैर चलने मत दीजिए। बिना सपोर्ट वॉकिंग फ्रेम दे दीजिए, वॉकिंग फ्रेम के सहारे ही चलेगी। अब अकेली चलती है वो, लेकिन नहीं अभी मत करो, क्योंकि दर्द है। कभी दर्द ज्यादा हो गया, इम्बैलेंस हो गई, तो फिर फ्रैक्चर नेक फीमर हो जाएगा, फिर आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो वॉकिंग फ्रेम दे दीजिए, उसके सहारे चलने दीजिए, और किसी एक को साथ, किसी से 92 ईयर्स है, आपको उसको फुल जैसे रखना है। हाँ, आप बिल्कुल रहिए मत, अदरवाइज आपको फ्रैक्चर नेक फीमर का बहुत बड़ा झटका पड़ने वाला है, जिसके अंदर में कम से कम 1.5-2 लाख का खर्चा हो जाएगा। तो बेहतर यह है कि उनको फ्रेम दीजिए एंड टेक केयर। रमेश टेनगुरिया जी, भिलाई से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज से 6 साल पहले मेरा टोटल रिप्लेसमेंट हुआ है। हाँ सर। और मैं एवरेज में 40 मिनट 50 मिनट पैदल घूमता हूँ। हाँ सर। तो क्या मुझे इसको आगे बढ़ाना चाहिए या घूमने को रिड्यूस कर देना चाहिए? पहली बात ये है, उसको आगे बढ़ाइए। क्या मैं और ज्यादा मिनट घूम सकता हूँ? बिल्कुल घूम सकते हैं, मतलब 90 मिनट तक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको धीरे धीरे बढ़ाइए, एकदम नहीं बढ़ाइए। अभी 40 मिनट है तो 50 मिनट कीजिए, 60 मिनट कीजिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए। पर हाँ, 90 से ऊपर मत कीजिए, क्योंकि आपकी एज कितनी है? एज 74। हाँ, तो बस, तो 74 तो मेरी एज का है यहाँ पे। बिल्कुल 90 से ज्यादा मत कीजिए, पर धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं आप। कोई अच्छा सर, दूसरा मैं जो जॉगिंग जो होता है ना, स्लो रनिंग, वो कर सकता हूँ? बिल्कुल, आप खड़े खड़े जॉगिंग कीजिए ऑन द स्पॉट। हाँ, तो खड़े, हाँ ऑन द स्पॉट सपोर्ट लेके जॉगिंग ऑन द स्पॉट बहुत अच्छी चीजें कर सकते हैं। तो ये कितने मिनट तक कर सकता हूँ सर? अरे बाप रे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहले शुरू में आप, मेरा मतलब ये है, जब मैंने ऑपरेशन कराया था 2015 में, तो मुझे बताया गया था इम्पोर्टेड नी लगे हैं। और इनकी लाइफ 15 साल की है। हाँ, 15-20 साल की होती है। हाँ, तो ये है सर कि अगर मैं जॉगिंग करूं, ऐसा ना हो लाइफ घटने लगे। नहीं 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 नहीं, नी के लिए तो 90 डिग्री के ऊपर नहीं मोड़िए, 90 डिग्री तक जॉगिंग कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए फिरिए, सब कुछ कीजिए। थैंक यू सर। और किसी का कोई प्रश्न है तो कृपया अनम्यूट करें या हैंड रेज कीजिए। सोनी जी। हाँ सर, बोलिए। प्रश्न है मेरा जी। ये जो अभी डॉक्टर साहब से पूछना था, जो टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, उसको मसाज करने की अनुमति होगी या नहीं? नहीं, टोटल हिप रिप्लेसमेंट में आप जांघ के नीचे मालिश कर सकते हैं। जहाँ हिप रिप्लेसमेंट था उसको मालिश नहीं कीजिए। जहाँ हिप रिप्लेसमेंट, वो पैर तक दर्द होता है उसका, तो उसको आप मालिश करा सकते हैं, पर जहाँ रिप्लेसमेंट हुआ उस जगह को मालिश मत कीजिए। ठीक ठीक है। चिदम्बरे साहब लाइन पे हैं आप? अनिल चिदम्बरे, मैं पूछ सकता हूँ? नाम बताइए।
अशोक कुमार शुक्ला, शुक्ला जी। ओके, शुक्ला जी बात करें। बोलिए, आप प्रश्न बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा 1963 में लॉन्ग जंप से हाँ। मेरा मसल पंचर हुआ था घुटने के ऊपर, अच्छा, राइट अच्छा। साइड के। तो मेरे को एक एक्सरसाइज दी गई थी 250 ग्राम का मतलब वेट लेके पंजे पे और धीरे धीरे ऊपर नीचे करते रहो। दैट स्टिल समटाइम्स आई डू आल्सो, बट उसके कारण हमारा जो घुटना है ना सर, वो घुटने में वो ऐसा लगता है जैसे सब तरफ से खून भर गया। ट्रीटमेंट पता नहीं क्या हुआ है, बट समटाइम्स उसको दर्द आता है। ये कब से हो रहा है? कब से लग रहा है? ये सर 90। अच्छा अच्छा, तब से। जब मैं हाई स्कूल में था तो लॉन्ग जंप मार दिया था सर। तो मैंने सर इलाहाबाद के मेडिकल कॉलेज में दिखाया था। हाँ, अच्छा। तो उन्होंने मुझे बोला था कि 52 इयर्स तक तो तुमको कुछ नहीं होना है। बट आफ्टरवर्ड्स तुमको पेन आएगा पक्का। और इसकी कोई रेमेडी नहीं है बोलते हैं। अब मैं क्या करूं? मैं चल रहा हूं, सब कुछ गाड़ी चला रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है सर, घुटना जो है ना वो अपनी पोजीशन थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है, फिर ठीक हो जाता है। बस आप घुटने की एक्सरसाइज कीजिए सर। घुटने की जो मैं जो दो बताया था ना, स्ट्रेट करके उठाना, पैर उठाने वाली कसरत, वो कीजिए, और पंजे पे खड़ने वाली कसरत वो जरूर कीजिए। दोनों एक्सरसाइज हर 2-3 घंटे में एक बार 5-7 बार कर लिया कीजिए। आपका घुटना ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। इसी के कारण वारकोस तो नहीं हो रहा है? इसी के कारण वेरिकोस के लिए तो मसल्स है ना, पूरी मसल्स नहीं माने पंचर हो गई थी मसल। नहीं, वो तो मसल पंक्चर हुई ना, आर्टरी पंक्चर नहीं हुई। वो मसल पंक्चर होती थी, इतने साल में जुड़ गई वो तो विदिन 6 मंथ जुड़ जाती है उससे कोई। 6 महीने मैंने एक्सरसाइज की थी। अनिल चिदम्बरम जी, आप प्रश्न पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब से। मैं अनिल चिदम्बरम 75 ईयर्स ओल्ड हूँ, पूना से अभी बोल रहा हूँ। हाँ सर। तो मेरे को बैकबोन में प्रॉब्लम है, चलने फिरने में, उठने बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मैं सोता हूँ तब मेरे को पेन होता है, या फिर जब खाना खा लेता हूँ उसके बाद पेन होता है सुबह या शाम को। मैंने दवाई ली है लेकिन थोड़ी बहुत ही इफेक्ट रहती है, वो टेम्परेरी। आपको जो पेन होता है वो उठने में होता है कि चलने फिरने में होता है? चलने फिरने में बिल्कुल नहीं होता, उठने बैठने में बिल्कुल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ खाना खा लूं उसके बाद ही होता है। खाना थोड़ा भी ज्यादा हो गया कि फिर मैं तकिया नीचे लगाए सो नहीं सकता है। अरे तो गैसेस प्रॉब्लम है सर, और गैसेस प्रॉब्लम है, उसको गैसेस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर दीजिए, हो जाएगा। क्योंकि आपको चलने फिरने में तकलीफ नहीं तो कमर को कुछ भी मत कीजिए। हाँ, आपको मालिश करवाना तो कर सकते हैं, कमर की मालिश करवा सकते हैं, हर एक दिन के आड़ में करवाइएगा। हाँ, मैंने डॉक्टर साहब से पूछा तो बोले आपके इसमें फ्रैक्चर है। मैंने कहा साहब फ्रैक्चर होता तो मेरे को तकलीफ, बोले हमारी भाषा में इसको फ्रैक्चर बोलते हैं। तो फ्रैक्चर होता तो फिर आपको बहुत तकलीफ होती है, फिर आप उठ बैठ के चल भी नहीं सकते। हाँ। आप चल फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं, हल्की सी मसाज कीजिए बैक की, और आप रेगुलर काम कीजिए, बस कुछ नहीं, लाइट एक्सरसाइज करते रहिए, हल्की एक्सरसाइज करते रहिए, पीटी। तो खाना कम करना पड़ता है डॉक्टर साहब मेरे को, खाना ज्यादा हो जाए तो पेन बढ़ जाता है, इसलिए वजन नहीं बढ़ना चाहिए। वजन नहीं बढ़ना चाहिए। Thank you, doctor. Sir, I have got a question. My friend is an athlete. She runs. Okay, she had left hip pain. She said while running, the weight of the body won't get. I mean, the knees and all won't get the weight of the body. So running is better than walking. Her philosophy is that. Is it right? Always running is better than the walking. Running gives you more strength. Slow running is. Walking is the exercise for the Varishtajan, and running is the exercise for the stronger person. So she is a senior. She is senior. But can she run fast? No. She should run slow running. कर सकती है. Slow running. हाँ, there is no harm in running. बस इतना ही है, जॉगिंग करना, और जॉगिंग में प्रॉब्लम नहीं है तो हल्की रनिंग कर सकती है, बट नो फास्ट रनिंग, लाइट रनिंग कर सकती है। मुझे भी बोले आप रन करो, अच्छा हो जाएगा, चलना, वॉकिंग नहीं। बिल्कुल ठीक है, रनिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आप लोगों ने प्रश्न किया, सभी लोगों को उत्तर मिला, प्रश्न किसी एक ने किया, और डॉक्टर साहब का तो हृदय से आभार। और इसके बाद
मैं चाहूंगा कि धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री के.एन. सेठ, प्रेसिडेंट बालको सेवानिवृत्त मैत्री संघ सीनियर सिटीजन ग्रुप से हैं। श्री के.एन. सेठ धन्यवाद ज्ञापन करेंगे आज। हेलो, नमस्कार। हाँ, आपका कोई प्रश्न हो तो भी करें और उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन। नहीं, प्रश्न लोगों ने कर लिया, बहुत ज्ञान मिला डॉक्टर साहब से। मैं इस बात के लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, खास करके डॉक्टर लाडीकर का, जिन्होंने इतने ज्ञान की बातें वृद्ध जनों के लिए बताया और लोगों ने दिल खोल करके अपने अपने प्रश्न किए और सारे प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर डॉक्टर साहब ने दिया। इसके लिए जितनी भी तारीफ की जाए या जितनी भी जो भी कहा जाए डॉक्टर साहब के लिए, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इसके लिए, और साथ में उन सभी वरिष्ठ जनों को जिन्होंने अपने अपने प्रश्नों के माध्यम से डॉक्टर साहब से अपनी जानकारियां ली। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को, विशेष रूप से देवरत साहब को जिन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया और डॉक्टर साहब जैसे पर्सनैलिटी को यहाँ उपस्थित होने के लिए रिक्वेस्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। 2 शब्द मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद सर, अवश्य डॉक्टर साहब। जो आज मैं आप लोगों के बीच में कुछ कह सका, मेरी अगर जरूरत पड़ती है तो मैं दोबारा आने के लिए तैयार हूँ, मुझसे आप बुलवा लीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने आश्वासन दिया और देवरत साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द आपकी एक मीटिंग फिर हम लोगों के साथ अरेंज करें और जो चीजें आप और देना चाहते हैं हम लोग उसका भी लाभ प्राप्त करेंगे। अंत में लालचंद जैन जी से मैं निवेदन करूंगा, कृपया श्रद्धांजलि का कार्यक्रम करें, क्योंकि हमारे बीच से हमारे सदस्य हर हफ्ते कोरोना काल कोविड देखते हुए उनकी डेथ हो जाती है और हम लोग याद नहीं कर पाते। तो कृपया आप लोग अपनी जगह से हाथ जोड़कर 1 मिनट की उनको श्रद्धांजलि देंगे। श्री लालचंद जैन जी, कृपया नाम बताएं। जैसा कि अभी सोनी जी ने बताया, पिछले हफ्ते भी हमारे कुछ सदस्य हमसे बिछुड़ के चले गए हैं। जैसे कल कोरोना महामारी चल रही, कुछ कोरोना महामारी हुए, कुछ नेचुरल इसके कारण हुए। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारे महासंघ से संबंध समरथ सियाम संघ सीनियर सिटीजन फोरम उतई भिलाई के अध्यक्ष श्री नारायण सिन्हा जी का कोरोना के कारण दिनांक 9/4/21 को देहावसान हो गया था। इसके अतिरिक्त और कुछ लोग और मैं बताऊं, हमारे क्षेत्र के जाने माने साहित्यकार, कवि, गीतकार जो दुर्ग निवासी है श्री मुकुंद कौशल जी का 4/4 को, श्रीमती सुधा श्रीवास्तव जी जो हमारे दुर्ग ज्येष्ठ नागरिक संघ के अध्यक्ष की पत्नी है, धर्म पत्नी है, श्रीमती सुधा श्रीवास्तव, इनका निधन 4/4 को। श्री गोविंद राव जी भोसले, ये भी दुर्ग से, इनका निधन 6/4 को। श्री रमेश दुबे 8/4 को, श्रीमती सुनीता देशमुख 8/4 को, श्री विष्णु प्रसाद जी उमरे 9/4 को, श्री भूषण लाल जी परगनिया, ये भी एक समाज सेवी थे, हमारे संघ के दुर्ग संघ के सदस्य थे, बहुत सीनियर थे, इनकी उम्र लगभग 94 साल थी, इनका निधन 10/4 को हुआ है। इसके अतिरिक्त कमल किशोर भूतला जी का भी निधन 10 अप्रैल को हुआ है। इसके अतिरिक्त कोरबा बालकों के भी कुछ सदस्य हमसे बिछुड़ गए, इसके बारे में जानकारी श्री सुनी जी देंगे। सुनी जी इनका नाम बता देंगे जो आपके साथी लोग बिछुड़ गए हमसे। जी हाँ सर, हमारे साथ श्री अशोक कुमार जी थे और हमारे बीच से एक मैडम थी, प्रिंसिपल थी यहाँ पर, वरिष्ठ मिसेस सिंह। 3 लोगों का टोटल निधन हुआ हमारे संघ से। मैं अपनी ओर से सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कृपया 30 सेकंड के लिए हाथ जोड़कर अपनी जगह पर उनको याद करेंगे। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद सर, बहुत खुशी की बात है डॉक्टर साहब ने, आपने बहुत समय दिया और हम लोग बहुत लाभान्वित भी हो रहे हैं और गौरवान्वित भी अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और मैं देवरत साहब से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर साहब से फर्दर अपॉइंटमेंट जरूर लेंगे और अगले सप्ताह में हमारा हृदय रोग विशेषज्ञ जी के साथ, वर्मा जी के साथ ये कार्यक्रम होगा और हम सभी लोग इसका लाभ उठाएंगे। और मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग जुड़ें और तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। आगामी सप्ताह में फिर हम संडे को 4 बजे बैठेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे डॉक्टर जो धरती के भगवान होते हैं, इनसे ज्ञान प्राप्त करने का हमें इस कोरोना काल में घर बैठे मौका लग रहा है, इसका पूरा लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरी तरफ से नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार।